नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में कल से अपनों ने शुरू किया था मूल्यांकन टॉपिक। तो मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं उसी टॉपिक की ओर और उसमें देखते हैं कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जा सकती है। तो अपन देख रहे थे मूल्यांकन को। मूल्यांकन में यदि अपन बात करें तो इसका संप्रत्यय दिया किसने था, मूल्यांकन आयाम के प्रतिपादक कौन थे। तो अपनों ने देखा था बेंजामिन एम ब्लूम, यानी ब्लूम इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों की, कि भी मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। इस संबंध में यदि अपन विचार करें तो देखिए, मूल्यांकन के जो मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन के जो कुल उद्देश्य माने हैं वो 3 उद्देश्य माने हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन के प्रमुख 3 उद्देश्य बताए हैं। अब 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, यदि इसमें विचार करें, इसमें बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो है कि गुणवत्ता पर नियंत्रण, यानी अपन जो पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं बालक को, उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे, इसके लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ मूल्यांकन इसलिए भी किया जाता है कि एक बालक का एक कक्षा में के दौरान पढ़े हुए का मूल्यांकन करके उसको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, यानी उच्च कक्षा में प्रवेश भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो वर्तमान में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो भी तो एक मूल्यांकन ही है। तो जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनमें अगर चयन करना है किसी भी प्रतिभा का, तो उसके लिए भी मूल्यांकन सहायक रहता है, यानी वहां पर भी मूल्यांकन एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में उभर कर आता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में चयन हेतु भी मूल्यांकन किया जाता है। ये तो महत्वपूर्ण रूप से तो ये 3 ही उद्देश्य हैं, बाकी अनेक उद्देश्य इसके माने जा सकते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की। तो देखिए, अच्छे मूल्यांकन की अनेक विशेषताएं हो सकती है। कौन कौन सी, यदि इस संबंध में अपन विचार करें तो विशेषताओं में यदि अपन सबसे पहली विशेषता की बात करें तो वो होती है वैधता। अपन कह सकते हैं कि देखिए, वैधता का शाब्दिक अर्थ होता है सापेक्षता, अर्थात जिस भी विषय विशेष का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिस भी प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो वो मूल्यांकन इस प्रकार से हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति करे। तो उद्देश्य को पूरा करने वाला मूल्यांकन यहाँ पर होना चाहिए, तो वह मूल्यांकन वैध माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि अपन बालक का मूल्यांकन तो कर रहे हैं, बालक के शारीरिक पक्ष का मूल्यांकन करने जा रहे हैं और वहां पर अपन प्रश्न पूछते जा रहे हैं, मानसिक पक्ष का मूल्यांकन हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है उसी उद्देश्य की पूर्ति मूल्यांकन द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, विश्वसनीयता, यानी ऐसा मूल्यांकन हो जिस पर विश्वास किया जाए, जो विश्वसनीय हो, यानी 5 शिक्षक भी यदि कॉपी चेक कर ले तो बिल्कुल सही वैसे के वैसे उतने के उतने मार्क्स बच्चे को मिले। तो यहाँ पर वो चीज क्या हो जाती है, विश्वसनीयता हो जाती है। इसका मतलब ये है कि
इसके शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अचलता, यानी यह अचल रहेगा, अटल रहेगा। जितने नंबर बालक ने हासिल किए हैं उतने ही किसी भी एग्जामिनर से चेक करवा लो, सदैव बने रहेंगे। तो वहां पर अपन मान सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वो विश्वसनीय, और इसीलिए वर्तमान में जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन बनाए जाते हैं उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वहां पर मूल्यांकन जो है वो विश्वसनीय बने। तो इसलिए अपन यहाँ पर अगली जो विशेषता है वो ये देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में किसी भी शिक्षक या शिक्षार्थी के भावों एवं विचारों का कोई स्थान नहीं होता। वस्तुनिष्ठता में इस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं कि जिससे बालक का आंकलन है वो सुचारू रूप से किया जा सके या आंकलन सदैव सही हो। तो इसके लिए हमारे मूल्यांकन की एक विशेषता वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपन यूं कहते हैं कि निष्पक्ष भाव से यदि आप मूल्यांकन करवाना चाहते हो तो वहां पर वस्तुनिष्ठता होनी आवश्यक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विभेदकारिता यानी मूल्यांकन में विभेदकारिता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो मूल्यांकन उच्च श्रेणी के बालकों के लिए बना है वो निम्न श्रेणी के बालकों के लिए बना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च श्रेणी की उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए अलग प्रकार का मूल्यांकन होता है, निम्न प्रकार के या निम्न श्रेणी के अपरिपक्व बालकों के लिए अलग प्रकार का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर अपन विभेदकारिता को भी मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे, जिसमें अपन यूं कहेंगे कि भी भेद करने का सामर्थ्य मूल्यांकन में होना चाहिए, सामर्थ्य मूल्यांकन में होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं मूल्यांकन की अन्य विशेषताओं की। मूल्यांकन की और भी अधिक विशेषताएं हैं, और अधिक विशेषताओं में यदि अपन बात करें तो मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए। व्यापक माने मूल्यांकन संपूर्ण विषय वस्तु का किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक निष्ठता उसमें बनी रहे। तो मूल्यांकन में व्यापकता का गुण होना चाहिए, संपूर्ण विषय वस्तु को आधार बनाकर मूल्यांकन तैयार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो मूल्यांकन जो है वो व्यावहारिक एवं उपयोगी होना चाहिए। व्यावहारिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। कैसे? इतना व्यावहारिक होना चाहिए कि इससे विद्यार्थियों के महत्व की पूर्ति हो, विद्यार्थियों के लिए वो उपयोगी हो, साथ साथ उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी संभव हो। परिवर्तन संभव है तो उसे अपन व्यावहारिक मूल्यांकन कहेंगे, और यदि परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक मूल्यांकन ही कहा जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो क्रमबद्धता भी मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। ऐसे नहीं हो कि विषय वस्तु में अंत में जो टॉपिक है उसका तो अपन मूल्यांकन पहले करवा रहे हैं और जो पहले है उसका बाद में, यानी विषय वस्तु की क्रमबद्धता के आधार पर विषय वस्तु के क्रम के अनुसार मूल्यांकन सदैव किया जाना चाहिए या करवाया जाना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे तो मितव्ययता, इसका एक प्रमुख लक्षण हो सकता है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है कि कम खर्चे में मूल्यांकन संभव करवाया जाना चाहिए। अगर बहुत बड़ा खर्चा होता है तो फिर मूल्यांकन समय समय पर संभव नहीं हो पाता और समय व धन सबकी हानि होती है। तो मूल्यांकन वही माना जाता है जो मितव्ययता के गुण के अनुसार हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थी मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं।
उसके बाद अपन बात करते हैं मूल्यांकन के प्रमुख स्वरूप व विशेषताओं की। तो मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं, विशेषताओं की बात होगी, भेदों की। मूल्यांकन का स्वरूप एवं भेद। स्वरूप एवं भेद। तो मूल्यांकन के कितने स्वरूप हो सकते हैं, उसके कितने भेद हो सकते हैं, उसमें यदि अपन बात करें तो मूल्यांकन के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो पाठांतर्गत मूल्यांकन और जो दूसरा है वो पाठोपरांत मूल्यांकन हो जाएगा। पाठोपरांत मूल्यांकन हो जाएगा। इसको यदि अपन देखें तो पाठांतर्गत मतलब पाठ पढ़ाते समय यदि अपन साथ साथ मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, तो वो पाठांतर्गत मूल्यांकन हो जाएगा। और पाठोपरांत यानी विषय वस्तु को पूरा पढ़ाने के बाद या पाठ का पूरा अध्ययन करवाने के बाद यदि अपन बात करें तो वो मूल्यांकन कौन सा कहलाएगा? पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाएगा। यदि अपन बात करें अन्य भेदों की, मुख्य तो दो ही भेद है, अन्य भेदों की बात करें तो एक तो है आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन और दूसरा है लिखित व मौखिक मूल्यांकन। ये भी मूल्यांकन के भेद माने जाते हैं। देखिए, आंतरिक मूल्यांकन विषय वस्तु से संबंधित जो मूल्यांकन होता है वो आंतरिक मूल्यांकन, और बाह्य मूल्यांकन जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है। अब मान लीजिए कि एक स्कूल में प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट जो होते हैं वो तो होंगे आंतरिक मूल्यांकन, और यदि कहीं पर किसी दिन भाषण प्रतियोगिता रख दी, निबंध प्रतियोगिता रख दी, तो वो बाह्य मूल्यांकन होगा। उसी प्रकार से लिखित मूल्यांकन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन यहाँ पर लिखित मूल्यांकन को एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है। देखिए, लिखित मूल्यांकन के जो है वो दो आधार हो सकते हैं, या लिखित मूल्यांकन को दो आधारों पर आगे फिर से विभाजित किया जा सकता है। लिखित मूल्यांकन में यदि अपन बात करें तो पहला जो है वो रचना के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। रचना के आधार पर यानी किस किस प्रकार से मूल्यांकन बनाया जाएगा, उसकी बनावट कैसी होगी। तो इसमें यदि अपन देखें तो रचना के आधार पर 4 प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कौन से? पहला तो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके जो प्रतिपादक ये 1845 ईस्वी में आए थे, और होरास मैन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकारों की यदि बात करें तो ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? हाँ या नहीं वाले प्रश्न इसमें आ सकते हैं। हाँ नहीं वाले प्रश्न आ सकते हैं कि हाँ ये बात है और ये बात नहीं है। और इसके साथ साथ सत्य असत्य वाले प्रश्न इसमें आ सकते हैं, भी इसमें आ सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यदि देखें तो एक उत्तर
वाले प्रश्न, यानी एक शब्द में जिसका अपन एक उत्तर नहीं करेंगे, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न भी इसमें आ जाएंगे। और इसके साथ साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न इसमें आएंगे। और इसके साथ साथ खंड मिलान वाले प्रश्न भी इसी में आएंगे। तो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रचना के आधार पर कुल प्रश्नों के 4 भेद हैं, जिनमें पहला तो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, तीसरा है लघुतरात्मक प्रश्न और चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक शब्द में उत्तर दिया जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। 1845 में इनका प्रतिपादन होरास मैन द्वारा दिया गया। हाँ नहीं वाले, सत्य असत्य वाले, एक शब्द में उत्तर वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले और खंड मिलान वाले। अति लघुतरात्मक प्रश्न में सामान्यतः 50 से 100 तक के शब्द दिए जाते हैं, लघुतरात्मक में 200 शब्द तक और निबंधात्मक में 500 शब्दों तक का उत्तर दिया जाता है। तो ये है लिखित मूल्यांकन में रचना के आधार पर भेद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर भेद। तो देखिए, दूसरा यदि अपन बात करें लिखित मूल्यांकन में, उद्देश्य के आधार पर भेद। अगर उद्देश्य के आधार पर भेद की बात करें तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, क्योंकि इनका एक उद्देश्य होता है कि बालक को विषय वस्तु से जोड़ा जाए। दूसरा बोध प्रश्न होता है कि बालकों ने कितना कुछ सीखा, उसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु बोध प्रश्न करवाए जाए। और उसके साथ साथ पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे, क्योंकि पुनः दोहराव विषय वस्तु का किया जाएगा। और उसके बाद अंत में मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, जिसमें आप गृह कार्य को शामिल कर सकते हो या फिर कॉलेज में भी संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हो। तो इन सभी का अपना एक उद्देश्य रहता है। तो उस उद्देश्य के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। प्रस्तावना जो प्रश्न है उसमें विषय वस्तु से जोड़ने के लिए अपन अलग से बाहर के प्रश्न भी ले सकते हैं। तो ये हो गए मूल्यांकनों में या मूल्यांकन में प्रश्नों के प्रकार। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि लिखित आधार पर, रचना के आधार पर भी 4 प्रकार के प्रश्न थे और उद्देश्य के आधार पर भी 4 प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पर और आ जाती है, और एक चीज और कौन सी आ जाती है, आपने नाम तो सुना होगा, पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न वे होते हैं जहां पर आप विद्यार्थी को प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हो, परंतु विद्यार्थी सही उत्तर दे नहीं पाता, तो आप अन्य सहायक चीजें, आसपास की बातें उसे बताते हुए और उस उत्तर को निकलवाने का प्रयास करते हो। तो उस सही उत्तर तक पहुंचने के लिए आपने जो जो प्रश्न बालक से किए, उसके उस विषय वस्तु के आसपास के उन सभी प्रश्नों को क्या कहा जाता है, पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो अपन पूरक प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, पूरक प्रश्नों को खोजपूर्ण प्रश्न भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें खोज की जाती है, खोज करवाई जाती है बालक से। इसके साथ साथ अन्वेषण प्रधान प्रश्न भी इन्हें
कहा जा सकता है। तो पूरक प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न या अन्वेषण प्रधान प्रश्न, कुछ भी इन्हें आप कह सकते हो। देखिए, इन पूरक प्रश्नों के यदि अपन घटक की बात करें तो इसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से? यदि अपन एक पहली बात करें तो अनुबोधन और दूसरा पुनः केंद्रण। ये दो घटक होते हैं जिसके माध्यम से पूरक प्रश्नों को परिणाम तक पहुंचाया जाता है। देखिए, अनुबोधन बालक की हिचकिचाहट दूर करने के लिए किया जाता है। यानी ये पूरक प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो बालक है वो अटक रहा है, सही उत्तर तक आ नहीं पा रहा, उसको पता है परंतु उसे सही याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए पूरक प्रश्न दिए जाते हैं ताकि बालक है वो अपनी हिचकिचाहट दूर कर ले और आसपास की चीजों के माध्यम से सही उत्तर का अंदाजा लगाते हुए सही उत्तर तक पहुंच जाए। तो हिचकिचाहट दूर करने के लिए तो ये होते हैं। और कभी कभार यूं होता है कि बालक सही उत्तर दे देता है, तो फिर यूं समझने के लिए कि भी बालक को सही में सच में विषय वस्तु का ज्ञान है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए, इसकी परख करने के लिए भाषा परिवर्तित कर प्रश्न पूछना यानी पुनः केंद्रण। विद्यार्थी को पुनः उसी विषय वस्तु पर ले जाया जाएगा और उसका पुनः वहीं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि भाषा परिवर्तित करने के बाद भी वह इसका उत्तर दे पाता है कि नहीं दे पाता। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर ये दो घटक हैं, इसके अलावा भी कुछ घटक हैं जिनको भी अपन देख लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में भी, जो भी पूरक प्रश्नों के संबंध में हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। पुनर्निर्देशन, जो अभी अपनों ने भाषा परिवर्तित कर प्रश्न पूछे थे, उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से घुमाए जाते हैं, जानबूझकर घुमाए जाते हैं। क्यों? ताकि बालक के आत्मविश्वास की जांच हो सके। तो आत्मविश्वास की जांच करने के लिए, बालक के आत्मविश्वास की जांच करने के लिए वापस उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अपन बात करें आगे तो देखिए, कभी कभार एक प्रश्न का उत्तर बालक ने दे दिया तो उससे अधिक सूचना प्राप्ति के लिए या और अधिक सूचना निकलवाने के लिए उससे अन्य और प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे उस प्रश्न के सहायक नहीं, विषय वस्तु से संबंधित सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि खोजपूर्ण प्रश्न जो है उसमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बालक है वो अपने आप में ही स्वयं ही समीक्षात्मक दृष्टि का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो पूरक प्रश्न है, खोजपूर्ण प्रश्न है, अन्वेषण प्रधान प्रश्न है, उनमें अनुबोधन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ पुनः केंद्रण प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य जो प्रश्न होते हैं वो अनुबोधन ही होते हैं जो पूरक माने जा सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो पुनर्निर्देशन हो सकता है बालक के आत्मविश्वास की जांच के लिए। अधिक सूचना प्राप्ति का प्रयास भी अपन कर सकते हैं। साथ साथ बालक में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए भी अपन मान सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए,
अगर अपन बात करें पुनः केंद्रण घटक की, कौन सा? पुनः केंद्रण घटक। तो केंद्रण घटक, पुनः केंद्रण घटक अधिगम स्थानांतरण के लिए उपयोगी घटक माना जाता है। तो पुनः केंद्रण घटक है वो अधिगम का यदि स्थानांतरण करना है, क्यों? क्योंकि अपनों ने भाषा परिवर्तित करके और फिर बालकों से प्रश्न पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि अधिगम का स्थानांतरण इससे संभव है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि जो मूल्यांकन है, या अपन यूं कहें कि प्रायोगिक जो मूल्यांकन है, प्रश्नों के प्रकार हो गए मूल्यांकन से संबंधित सभी के सभी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अलग से ही बता देती हूँ ताकि आप इनको इस चीज से जोड़ नहीं दो। तो देखिए, अपनों ने यहां पर मूल्यांकन के उद्देश्य देखे, मूल्यांकन की विशेषताएं देखी और मूल्यांकन के प्रकार देखे, और मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत अपनों ने प्रश्नों के प्रकार भी यहाँ पर देख लिए। अब अपन बात करते हैं प्रायोगिक मूल्यांकन की। प्रायोगिक मूल्यांकन में अपन यूं कह सकते हैं, मूल्यांकन की विधियां। तो मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी होती है, इस संबंध में यदि अपन बात करें तो पहली विधि तो होती है अवलोकन विधि, और दूसरी जो होती है वो परीक्षण विधि। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि देखिए, जितनी भी विधियां मानी जाती है वो सभी की सभी मूल्यांकन की तो होती है ना, परंतु फिर भी जो अवलोकन की विधि है और जो परीक्षण की विधि है, ये दो महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ शिक्षण विधियां ऐसी है जो अवलोकन विधियां हैं, यानी जिनको मूल्यांकन में प्रयोग में लाया जा सकता है, और कुछ अन्य ऐसी शिक्षण विधियां भी हैं जो परीक्षण विधियां हैं, जिनको भी अपन मूल्यांकन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई अवलोकन विधि में क्या होता है। देखिए, बालक का अवलोकन करिए, और अवलोकन करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां, जैसे व्यक्ति इतिहास विधि है, बहुत ही उत्कृष्ट विधि मानी जाती है। अवलोकन विधि तो है, इसमें अपन क्या करते हैं, बालक को देखते हैं और बालक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, और किसके माध्यम से, किसके द्वारा, अनेक अलग अलग संसाधनों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा, बालक के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदारों से उसके संबंध में जानकारी अर्जित की जाती है, और उस जानकारी के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो अवलोकन विधि में अपन सिर्फ और सिर्फ बालक के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, और उसके बाद अपन उसके बारे में आंकलन करते हैं कि भाई ये बालक है वो किस प्रकार का है, उस बालक को अपन समायोजित बालक या समझ से युक्त बालक कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो इस प्रकार से अवलोकन विधि होती है। परीक्षण विधि में प्रयोग किया जाता है, जैसे आज आपने अनाउंस कर दिया कक्षा में कि 2 दिन बाद आपका कक्ष में टेस्ट होगा, परीक्षण किया जाएगा, तो वहां पर बालक है वो निश्चित विषय वस्तु के आधार पर अपना टेस्ट देता है। तो इस प्रकार से भी परीक्षण होता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि आप बालक को बिना बताए उसको विभिन्न चीजों के बारे में कुछ भी पूछते हो, तो वहां पर जो वह बताता है तो वो की सारी चीजें भी किस में चली जाएगी, मूल्यांकन में ही चली जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
देखिए, मूल्यांकन के संबंध में यदि अपन अन्य बात करें तो क्विलिन नामक एक विद्वान थे। क्विलिन नामक एक विद्वान थे जिन्होंने यूं कहा था कि मूल्यांकन के द्वारा विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय का जो ग्राउंड है, मैदान है, उसमें बालक की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ इन्होंने जो शब्द कहे थे, इन्होंने यूं कहा था कि भाई विद्यालय द्वारा जो बालक में, विद्यालय द्वारा बालक में लाए गए परिवर्तनों के प्रमाणों का संकलन अपन क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने मूल्यांकन को परिभाषित किया था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की कमियों एवं बालक की अच्छाइयों का पता लगाते हुए उसे सही दिशा में विकास हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो मूल्यांकन टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।